में लगातार चल रहा है। इस बीच हमारे साथ दो और मेहमान जुड़ गए हैं, अविनाश गोरक्षकर हैं और साथ ही कुणाल परार है। कुणाल जी, आपसे शुरुआत कर लेते हैं। आपकी तरफ से क्लोजिंग ट्रेड्स क्या हैं आज? गुड आफ्टरनून सर आपको। एंड यस, आज मकर संक्रांति भी है, तो आपको एंड हमारे दर्शक मित्रों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड क्लोजिंग ट्रेड की बात करें तो निफ्टी ने तो नो डाउट सेंचुरी लगा दी है डाउन साइड के मोमेंटम की, बट दो स्टॉक ऐसे हैं जहां पे एक अच्छी खासी मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं। एंड उसमें सबसे पहला जो है वो टाटा स्टील है। बहुत ही बढ़िया लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, इतना नहीं 52 हाई पे आ चुका है। एंड कप एंड फॉर्मेशन का यहाँ पे हमें ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है, सो डेफिनेटली टाटा स्टील यहाँ पे फोकस करके चलने की सलाह रहेगी। 188 के अराउंड है, खरीदारी करके चले। लोअर लेवल पे हमारा जो एसएल आएगा 177 का होगा। एसएल थोड़ा नीचे है, 4.5-5% है, लेकिन टारगेट अच्छे खासे देखने को मिल सकता है। पहला टारगेट 197 का है, एक इमीडिएट हिडन हर्डल है 197। जैसे वो ब्रेक होगा आपको 210 तक के टारगेट देखने को मिल सकता है, यानी तकरीबन तकरीबन 11 से 12% की रैली आपको ये स्टॉक दिखा सकता है। तो टाटा स्टील यहाँ पे खरीदारी करके चलिए। दूसरा जो है वो पीएसयू बैंक में इसे है, स्टॉक का नाम है पीएनबी। ये गिरावट वाले मार्केट में भी कहीं ना कहीं पीएसयू बैंकों ने अपने आप को संभाल के रखा है, और खास करके पीएनबी ने। एंड पीएनबी देखने जाए ना तो अभी एक ब्रेकआउट दे रहा है 126.50 के लेवल का, तो पीएनबी यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 128 के अराउंड है, खरीदारी करके चले। एसएल हम जो मेंटेन करके चलेंगे 121 का होगा। टारगेट की बात कर लेते हैं, 134 का पहला टारगेट है। 134 जैसे ही ब्रेक होगा 142 143 143 का दूसरा टारगेट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। पीएनबी खरीदने की सलाह है यहाँ पर 121 के स्टॉप लॉस के साथ। 134 और 143 दो टारगेट आपकी तरफ से। टाटा स्टील 197 पहला टारगेट, 210 दूसरा टारगेट, 188 का स्टॉप लॉस, यानी 10 से 11% की तेजी टाटा स्टील में इनको लग रही है। सौमिल मेहता भी जुड़ गए हैं, उनसे भी उनकी क्लोजिंग ट्रेड्स ले लेते हैं। सौमिल, बताइए आपके तरफ से क्लोजिंग ट्रेड्स। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरी क्लोजिंग ट्रेड में पहला स्टॉक होगा एरेडा। एरेडा ऑन द सेल साइड मार्केट वीक लग रहा है और यहाँ से मुझे लगता है कि अच्छी खासी सेल ऑफ हो सकती है। एरेडा में 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। एक छोटा सा कंसोलिडेशन है जो नीचे की तरफ टूटा है। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रखेंगे अराउंड 144 पर, और यहाँ पे जो टारगेट होगा मेरा वो होगा 130। तो ये एक कॉल एरेडा में जहां पर 130 तक की गिरावट की संभावना आपको लग रही है और 144 तक का यहां पर स्टॉप लॉस लगा लेना है। चलिए अविनाश जी के पास चलते हैं और उनसे समझ लेते हैं रियल एस्टेट सेक्टर का हाल। अविनाश जी, रियल एस्टेट सेक्टर लगातार यहाँ पर कमजोरी का रुख देखने को मिल रहा है, डिमांड को लेकर भी चिंताएं हैं और वैल्यूएशंस भी महंगे लग रहे हैं, तो लगातार यहाँ पर अब बिकवाली दिख रही है। इतनी बड़ी गिरावट के बाद यहाँ पर कुछ वैल्यू बाई के मौके अभी दिख रहे हैं कि अभी इंतजार करना चाहिए सर रियल एस्टेट में? कोई टॉपिक आपकी तरफ से है क्या अविनाश जी? नहीं, देखिए, रियल एस्टेट सेक्टर में Q3 और Q4 ये काफी इम्पोर्टेंट क्वार्टर्स होते हैं, और मुझे लगता है कि तीसरी तिमाही में जैसे बिजनेस अपडेट्स लोडा ने दिया है, काफी दूसरे रियल एस्टेट प्लेयर्स ने दिया है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मार्केट को थोड़ा चिंता है कि इन्वेंट्री इतनी तेजी से नहीं बिक रही है जितना एक्सपेक्टेशन थी। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि Q3 के नंबर्स आने दीजिए। हमारा जो टॉप पिक है रियल एस्टेट सेक्टर में अनंतराज है। हमको लगता है कि इवन करंट लेवल्स पे अगर कोई खरीदना चाहे तो डेफिनेटली इसमें नॉट ओनली रियल एस्टेट है बट डेटा सेंटर का भी बिजनेस है। डेटा सेंटर का बिजनेस एक सनराइज सेक्टर माना जाता है और यहाँ पे काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट कंपनी कर रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अनंतराज शायद दूसरे रियल एस्टेट कंपनीज के मुकाबले में थोड़ा आउट परफॉर्म करे। बट डेफिनेटली Q3 के नंबर्स आने के बाद हमको थोड़ा सा एक क्लियर व्यू मिलेगा कि कितना ग्रोथ कमेंट्री, कितना डिस्बर्सल चौथे तिमाही में होगी, और ओवरऑल आउटलुक मैनेजमेंट क्या शेयर करता है। तो आई थिंक Q3 के बाद ही आई थिंक एक क्लियर रिव्यू हम रियल एस्टेट कंपनीज का ले सकते हैं। तब तक मेरे ख्याल से निवेशकों को कोई पैनिक नहीं करना चाहिए, कम से कम अभी तो फिलहाल होल्ड करे। देखिए, बाजार जिस कंडीशन में है, मेरे ख्याल से कोई भी राइज पे मार्केट में एक सिग्निफिकेंट फॉल दिख रहा है। इसका मेन कारण तो एफआई की बिकवाली है, प्राइमरी मार्केट का सप्लाई है पेपर का। तो कहीं ना कहीं ट्रिगर मार्केट लुक रहा है कि अच्छे बड़ी कंपनीज के नंबर्स एक बार आएंगे तो कहीं ना कहीं ट्रिगर अर्निंग्स का डेफिनेटली मार्केट को थोड़ा बहुत स्टेबल करेगा। ठीक है, ये राय होगी रियल एस्टेट शेयरों पर अविनाश जी की। बाजार आप देखिए दिन के निचले स्तर पर ही कारोबार करता हुआ आपको नजर आएगा। जहां पर खुला था निफ्टी, अब उसके भी नीचे आ गया है। 25,630 के आसपास के स्तर आपको नजर आएंगे।
और गिरावट है 100 अंकों से ज्यादा की। और निफ्टी बैंक भी लाल निशान में फिसलता हुआ आपको नजर आएगा, करीब 50 अंकों के आसपास की नरमी है। और एडवांस डिक्लाइन का रेशियो भी अगर आप देखेंगे तो जो अभी थोड़ी देर पहले, अभी करीब 20-25 मिनट पहले जो बराबरी का मामला था, अब टिल्ट है गिरने वाले शेयरों की तरफ ज्यादा। आज निश्चित तौर पर आईटी, रियल एस्टेट, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ऑटो, ये एफएमसीजी, ये तमाम सेक्टर्स हैं जो बाजार का मूड खराब करने का काम कर रहे हैं। एक बार जरा मिड कैप का इंडेक्स दिखा दीजिए। मिड कैप इंडेक्स में जो लोअर लेवल से लगभग 400-450 पॉइंट के आसपास की रिकवरी आई थी, वो रिकवरी भी पूरी की पूरी तरह से गायब होती दिखाई देगी। और मिड कैप इंडेक्स भी है इस वक्त सपाट आपको नजर आएगा। स्मॉल कैप इंडेक्स में हालांकि ये लगभग आधे % के आसपास के गेंस आपको दिखाई देंगे। तो ये बाजार की तस्वीर है। लेकिन एक शेयर जहां पर लगातार स्ट्रेंथ है और बाजार की चाल से बिल्कुल बेअसर वो चलता हुआ दिखाई दिया है, वो शेयर है एमसीएक्स का। एमसीएक्स पर सोमिल जी आपसे व्यू जानना चाहेंगे। रिकॉर्ड हाइज पर शेयर आज फिर से हम देख रहे हैं कि लॉन्ग एडिशंस हो रहे हैं। हालांकि थोड़ी रफ्तार, मतलब वैसे देखेंगे नई पोजीशन ऐड होने में थोड़ी सुस्त होती दिखाई दे रही है, लेकिन शेयर ने दौड़ लगाई है 5-5.5% के आसपास की, 2400 रुपए के ऊपर। एमसीएक्स को लेकर आपका व्यू? रिकॉर्ड हाइस पर है, चार्ट तो अच्छे दिखाई देंगे, लेकिन जरा ये बताइए कि करना क्या है आप ट्रेडर्स को? क्या प्रॉफिट टेकिंग की आप राय देंगे एमसीएक्स में, या फिर आपको लगता है कि नहीं अभी नए ट्रेडर्स के लिए मौका है अभी शेयर में? आई थिंक हम सुबह ही बात कर रहे थे एमसीएक्स के बारे में आपके शो पर, और मुझे लग रहा था कि 2400 2500 के टारगेट्स इन द मीडियम टर्म आउटलुक पॉसिबल है, और ये एक ही दिन में ऑलमोस्ट टारगेट्स आ गए हैं। आई एम एब्सोल्युटली पॉजिटिव ऑन दिस, टारगेट्स आ सकते हैं। नीचे में जो क्रूशियल सपोर्ट है वो इस समय होता है 2175, जो अराउंड 20 डेली मूविंग एवरेज के आसपास भी है। आप ट्रेल करके चलिए, फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं दूंगा, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि ऊपर में 2500 तक के टारगेट्स अचीवेबल है इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म, लेकिन उसके ऊपर भी बहुत अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं। लेकिन आप ट्रेल करके चलिएगा स्टॉप लॉस को, एवरी टाइम ये डिप करे और 20 डेली मूविंग एवरेज के आसपास है, वहां पर एक बार रिविजिट कीजिएगा। लेकिन ओवरऑल व्यू पॉजिटिव रहेगा, मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म दोनों के लिए। ठीक है, एमसीएक्स को लेकर ये व्यू हो गया। लेकिन आप देखिए कि एचडीएफसी एएमसी, इसके भी नंबर अच्छे आए हैं। मुनाफा जो है वो बढ़ा है, 641 करोड़ रुपए से बढ़कर 770 करोड़ रुपए पर ये पहुंच गया है। यानी कि जो प्रीवियस क्वार्टर में, यानी कि Q2 में जो प्रॉफिट का फिगर आया था 718 करोड़ रुपए का, उसके मुकाबले भी ये बेहतर नंबर एचडीएफसी एएमसी ने रिपोर्ट किए हैं। और देखिए क्या है कि एएमसीज को लेकर, म्यूचुअल फंड्स को लेकर थोड़ा सा ना कन्विक्शन लोगों का मजबूत होता हुआ इसलिए भी दिखाई दिया है क्योंकि एफएनओ में लोगों ने बहुत हाथ जलाए हैं। और कहीं ना कहीं मार्केट रेगुलेटर सीबी ने भी समय समय पर कोशिश की है कि रिटेल निवेशकों को एफएनओ के रिस्क सुरक्षित किया जाए। तो निश्चित तौर पर जो सिफर एसेट्स हैं वहां पर थोड़ा सा रुझान बढ़ा है। अब ये आय 934 करोड़ रुपए से बढ़कर 1074 करोड़ रुपए की आई है। प्रॉफिट भी ठीक ठाक निकल के आई है। तो ये दोनों फ्रंट पर नंबर्स फिलहाल अच्छे हैं। देखते हैं कि मार्जिन वगैरह के फिगर्स कैसे रिपोर्ट करती है एचडीएफसी एएमसी। पिछले क्वार्टर में भी अच्छे नतीजे आए थे, प्रॉफिट में हमने 25% के आसपास का जंप हमने देखा था। इस पर जरा एक व्यू ले लेते हैं क्योंकि जो ही नतीजे आए हैं हम देख रहे हैं कि शेयर ये दिन की ऊंचाई पर कारोबार कर रहा है, करीब 1.25% के आसपास के गेंस हैं। अविनाश जी, राय आपसे लेना चाहेंगे। नेट साल भर में लगभग 35% ये शेयर चला है, हालांकि ऊपरी स्तरों पर हमने थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग भी देखी है एचडीएफसी एएमसी के शेयर में। आपकी राय क्या होगी सर? 3000 रुपए का वाला शेयर फिलहाल 2600 रुपए के आसपास के प्राइसेस हम देख रहे हैं। नहीं, बिल्कुल अभिषेक, देखिए नंबर्स तो बहुत अच्छे हैं और काफी चैलेंजिंग कंडीशन में मार्केट ने अच्छा नंबर पहला लार्ज कैप कंपनी से देखा है। मेरे ख्याल से देखिए, आपका अगर नजरिया 1.5-2 साल है तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो एसेट लाइट बिजनेस है, और जहाँ पे आपका नेटवर्क अगर ठीक ठाक है, आपकी फंड की ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छी है, तो डेफिनेटली आपको पैसा मिलेगा। देखिए इंडिया में तो म्यूचुअल फंड्स का अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, एसआईपी का आंकड़ा हर महीना ओवरऑल बढ़ता ही जा रहा है। और आपने सही कहा कि जो लॉसेस लोगों ने एफएनओ में खरीदी है, एटलीस्ट म्यूचुअल फंड एक ऐसा एसेट क्लास है जहाँ पे पैसे लॉन्ग टर्म में जरूर बनते हैं। हालांकि इतना क्विक मनी स्कीम नहीं होती, बट ओवरऑल कैपिटल और वेल्थ क्रिएशन के लिए एक अच्छा जरिया है। तो डेफिनेटली आई थिंक मुझे लगता है कि जिनको लंबी अवधि के लिए प्ले करना है, डेफिनेटली थोड़ा थोड़ा निवेश आप यहाँ पे भी कर सकते हो, क्योंकि ऐसी कंपनी रातों रात कोई दूसरी रेप्लिकेट बिल्कुल कर नहीं सकता। ये बिजनेस बहुत टाइम लेने वाला बिजनेस है, और यहाँ पे ट्रस्ट और परफॉर्मेंस, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो मेरे ख्याल से एचडीएफसी ग्रुप ने वेल एस्टेब्लिश किया है।
तो आई थिंक लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली वन कैन ऐड, बट एक टाइम फ्रेम कम से कम 1.5-2 साल का रखिए, क्योंकि तभी आपको एक अच्छा अल्फा कमाने को मिलेगा। समय आपको देना पड़ेगा और आज के सत्र पे तेजी भी अच्छी है, देखिए करीब 4% की मजबूती के साथ कारोबार कर। आपसे राय लेना चाहेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र को लेकर। बहुत ही कमाल का काम किया है, जितने भी ये छोटे पीएसयू बैंक्स हैं, एनपीए कितने ज्यादा हाई हुआ करते थे वो क्लीन अप हो गए, ग्रोथ निकल के आ रही है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, 25% प्रॉफिट इनका बढ़ा है और हम देख रहे हैं कि एनपीए रिडक्शन हुआ है। और अच्छी चीज क्या हो रही है कि ये जो बैंक्स है ना, ये भी अब देख रहे हैं कि एआई को इंटीग्रेट कर रहे हैं और फिनटेक्स वगैरह की मदद लेके अपने ऑपरेशंस को बेहतर कर रहे हैं। सर आपकी राय, कैसा लगता है आपको लॉन्ग टर्म में बैंक ये? बिल्कुल, इनफैक्ट अभिषेक देखिए, नंबर्स जो आ गए हैं वो काफी स्ट्रांग है और एसेट क्वालिटी भी काफी वेल कंट्रोल्ड है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं देखिए इस लेवल से भी अगर कोई खरीदेगा तो नंबर्स तो मुझे लगता है कि आने वाले साल के लिए भी अच्छे रहेंगे, क्योंकि अभी जो सेकंड हाफ पीरियड है अक्टूबर टू मार्च, इसमें तो बिजी सीजन होता है बैंकों का। लग तो रहा है कि कंजम्पशन अगर बढ़ता है तो ये बैंकों को भी डेफिनेटली इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। तो डेफिनेटली छोटे बैंकों में जो सरकारी बैंक आप कह रहे थे, इसमें डेफिनेटली एक अच्छा परफॉर्मर है। मुझे लगता है कि 60 और 65 के रेंज में अगर कोई खरीदेगा तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बनने की पॉसिबिलिटी रहेगी। यहाँ पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र को लेकर नजर आ रही है। चलिए कुछ और स्टॉक्स देखते हैं जहाँ पर आज कमजोरी ज़्यादा दिख रही है। टाटा एलेक्सी, मॉर्निंग में भी हम बात कर रहे थे और उस समय भी हमने कहा था कि काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट्स बिल्ड हो रहे हैं यहाँ पर, और अब देखिए उस समय 2% से भी कम की गिरावट थी, अब 5% की गिरावट दिख रही है। सौमिल जी, क्या ये और गिरावट दिख रही है आपको टाटा एलेक्सी में? यहाँ से 5% टूट गया है। में अभी भी और भी गिरावट है, बिकॉज अभी जो रेजिस्टेंस लिया है 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे, वो बहुत समय से ये स्टॉक ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। प्रॉब्ली इनफैक्ट फ्रॉम अक्टूबर 2024 से 200 डेली मूविंग एवरेज का ये जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है फॉर टाटा एलेक्सी, और उसके ऊपर वो सस्टेन नहीं कर पाया है। द नेक्स्ट लेवल ऑन द डाउन साइड वुड बी 5175। ये लेवल मुझे लगता है कि अचीवेबल है इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म आउटलुक। उस लेवल पर आकर फिर से एक बार रिविजिट करेंगे कि लेकिन इस समय व्यू नेगेटिव रहेगा इन द शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म बोथ। ये राय है टाटा एलेक्सी को लेकर। लेकिन चलिए, आज मकर संक्रांति है तो सारे दर्शकों को उसकी शुभकामनाएं भी हम देना नतीजे आते हैं, लेकिन उससे पहले अविनाश जी से भी एक राय ले लेते हैं। अविनाश जी, आपका नजरिया क्या है आईटी कंपनियों को लेकर? हालांकि थर्ड क्वार्टर आमतौर पे माना जाता है कि लीन पीरियड होता है, क्योंकि छुट्टियों के सीजन की वजह से यहाँ पर उस तरह के उत्साहजनक नतीजों की उम्मीद नहीं रखी जाती है। क्या लग रहा है, इन्फोसिस को लेकर क्या उम्मीदें हैं और इन्वेस्टर्स को क्या सलाह है आपकी तरफ से? नहीं, मेरे ख्याल से विश्वभवन नंबर्स इनलाइन रहेंगे। कोई बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज या कोई बड़ा रीरेटिंग रिजल्ट्स के बाद आएगा ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि देखिए टीसीएस और एचसीएल टेक के नतीजे अगर हम देखें तो मोरलेस इन लाइन थे। नेट प्रॉफिट थोड़ा सा कम था, क्योंकि इस बार लेबर कोड के हिसाब से जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोविजंस करने पड़े उससे इनकी प्रॉफिट थोड़ी सी कम हो गई। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि जो आईटी कंपनीज में जो मार्च का क्वार्टर रहेगा वो इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि मार्केट एज्यूम कर रहा है कि इंडिया यूएस ट्रेड डील बनेगा, उसके बाद काफी यूएस में जो ऑर्डर्स पाइपलाइन है वो जो अटके हुए हैं वो क्रिस्टलाइज होगा, और ग्रोथ मोमेंटम मेरे ख्याल से मार्च अप्रैल के बाद होपफुली देखने को मिलेगा। अभी तो मेरे ख्याल से ये सारे स्टॉक साइडवेज चलेंगे। रिजल्ट्स का मुझे नहीं लगता है कोई बड़ा असर इनके प्राइस पे इमीडिएटली नियर टर्म में आएगा। हालांकि कमेंट्री मेरे ख्याल से इनलाइन रहेगी जैसे टीसीएस ने कहा है, बट ओवरऑल आई थिंक यहाँ पे अगर किसी को खरीदना है तो कम से कम 6-12 मंथ्स का नजरिया रखें, क्योंकि अभी वैल्यूएशंस अपने इन्वेस्टर्स को समझना चाहिए कि उनके कंफर्ट में जब री रेटिंग होगी तभी अच्छा बाउंस मिल सकता है। ओके, तो री रेटिंग होगी तो अच्छा बाउंस बैक मिल सकता है, इनलाइन नतीजों की उम्मीद है। इन्फोसिस को लेकर आपके लिए ये राय, फंडामेंटल नजरिया एक मिल गया है। अच्छा, कमाल की बल्लेबाजी हुई है। अविनाश सर, आपसे जानना चाहेंगे, बाजार में भी ऐसे कई सारे विराट कोहली हैं जिनसे उम्मीदें काफी ज्यादा होती है, परफॉर्मेंस निकल के कई बार आ नहीं पाती है तो आलोचना के शिकार भी होते हैं। क्या आपको लगता है कि ट्रेंट ऐसा ही एक खिलाड़ी है, विराट कोहली जैसा, उम्मीदों का बोझ बहुत ज्यादा है और परफॉर्मेंस निकल के आई नहीं? आगे कैसे आप देख रहे हैं शेयर के भविष्य को? नहीं, मेरे ख्याल से देखो अभिषेक, ट्रेंट एक ऐसी कंपनी है जो रिटेल सेक्टर में काफी बड़ा दिग्गज प्लेयर है, और देखिए ऐसी कंपनीज को अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर का ग्रोथ मोमेंटम पे देखें तो डेफिनेटली इट इज नॉट पॉसिबल। देखिए कोई भी कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप कहोगे कि परफॉर्मेंस दिखाओ तो हो सकता है कि कभी ना कभी 1-2 क्वार्टर्स अंडर परफॉर्म करे, लेकिन इनका जो इनहेरेंट बिजनेस मॉडल है
और जो इनका जो एक्सपोजर है, ज्योग्राफिकल एक्सपोजर है, ये मेरे ख्याल से काफी स्ट्रांग है। देखिए रिटेल इंडिया में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करें तो हो सकता है कि मार्केट को शायद इनका दिसंबर क्वार्टर पसंद ना आए, क्योंकि बिजनेस अपडेट भी इतना कुछ खास आया नहीं था। बट ओवरऑल लॉन्गर टर्म के लिए अगर 1.5-2 साल का नजरिया है तो डेफिनेटली इसमें अच्छा पैसा बन सकता है। और दूसरी बात मैं कहूंगा कि देखिए कभी कभी क्या होता है कि स्टॉक्स को बहुत सिग्निफिकेंटली छोटे समय में मार्केट रीरेट करता है, एक अनसस्टेनेबल लेवल पे लेके जाता है, और उसके बाद जब डिसअपॉइंटमेंट आता है तब गिरावट भी उतनी ही तेज होती है। तो मैं कहूंगा कि आपको ना वैल्यूएशन थोड़ा सा सोच समझ के यहाँ पे एंटर करना है। अभी जो करेक्शन आया है, छोटी सी अपॉर्चुनिटी जरूर है, लेकिन टाइम फ्रेम आपको यहाँ पे मीडियम टू लॉन्ग टर्म रखना है। बिजनेस तो जरूर ग्रो होगा। पर अविनाश जी, एमआरपीएल को लेकर आपकी राय क्या है? नतीजों के बाद एक शार्प अप मूव दिख रहा है, 11% की तेजी दिख रही है। फंडामेंटली एमआरपीएल को लेकर आपकी राय सर? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए नतीजे तो काफी अच्छे हैं, लेकिन आई थिंक एक्सपेक्टेशन भी थी विश्वमोहन की ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन जो तीसरे तिमाही में आएंगे वो सारे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के अच्छे आने की उम्मीद है। तो मुझे लगता है कि ये ट्रेंड आपको शायद दूसरे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में भी देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से स्टॉक डेफिनेटली इस ऐसे रिजल्ट्स के बाद थोड़ा सा रीरेट जरूर होगा। आगे मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री रहेगी, क्योंकि आने वाले क्वार्टर में ऑयल के प्राइसेस किस प्रकार से बिहेव करेंगे, ऑयल की कीमतें अगर बहुत ज्यादा बढ़ती है तो इनके लिए दिक्कत बढ़ सकती है। बट ओवरऑल आई थिंक नंबर्स इन लाइन है, और मेरे ख्याल से मार्केट डेफिनेटली इसको अच्छा सेंटिमेंटली बूस्टअप देगा। 10-11% का अपमूव है, मेरे ख्याल से शायद फ्राइडे को भी स्टॉक ऊपर ही रहना चाहिए। उसके बाद जब कमेंट्री और कॉन्फ्रेंस कॉल होगा उसके बाद फ्रेश रिव्यू लेंगे। ओके, तो मार्जिन के नंबर भी आ गए, वो भी काफी स्ट्रांग दिख रहे हैं। इविटा काफी, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस काफी अच्छा दिख रहा है। मुनाफे में तो डबल से ज्यादा की ग्रोथ दिख रही है और स्टॉक 11% ऊपर है। हालांकि उम्मीद भी इस तरह की थी जैसा अविनाश जी कह रहे थे। डेल्टा कॉर्प आज सुबह के सत्र में हम देख रहे थे और ऐसा लगा कि डेल्टा कॉर्प शायद संभलने के लिए तैयार है, और आज थोड़े से ना वोलेटाइल मार्केट में भी लगभग 5% के आसपास की तेजी रही। अविनाश सर, आपका व्यू डेल्टा कॉर्प को लेकर? काफी ज्यादा हमने देखा कि रेगुलेटरी चैलेंजेस रहे हैं, कारोबार को लेकर सवाल खड़े हुए, शेयर बहुत ज्यादा पिटा। अब लगता है आपको कि कोई वैल्यू है इसमें, या फिर कंपनी की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी में कोई आपको ऐसी सिल्वर लाइनिंग जो दिख रही हो? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि जो भी नेगेटिव होना था वो तो अभी प्राइस में दिख रहा है, और अक्टूबर टू दिसंबर का क्वार्टर मुझे लगता है कि अगर ठीक ठाक आता है, अभी बीच में मैं पढ़ रहा था कि कोई नॉन कोर एसेट भी ये बेचने वाले हैं, तो वहां से भी थोड़ा बहुत कैश फ्लो इंप्रूव हो जाएगा। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अक्टूबर टू दिसंबर ये एक बड़ा पीक सीजन होता है मेरे ख्याल से इनके बिजनेस के लिए। तो होपफुली अगर ये क्वार्टर का नंबर अच्छा आता है और ट्रैक्शन बाद में बिजनेस का बढ़ता है तो डेफिनेटली एट दिस लेवल रिस्क होने का बहुत कम है। तो जिनके पास ज्यादा रिस्क एपिटाइट है वो थोड़ा सा इस लेवल पे भी एंटर कर सकते हैं। लेकिन एक बात बताऊं कि जो रेगुलेटरी इशू है, जो जीएसटी के केस को लेके, वो अभी भी केस चल रही है, तो अभी भी उसमें कुछ सोल्यूशन निकला नहीं है। तो मार्केट थोड़ा सा रुक रुक के ही यहाँ पे काम करेगा, क्योंकि जब तक वहां पे पूरी क्लैरिटी आती नहीं है अभिषेक, तब तक यहाँ पे अर्निंग्स मोमेंटम बिल्ड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट काम होगा। बट डेफिनेटली आई थिंक एट दिस लेवल जिनको हाई रिस्क लेने की कैपेसिटी है वही यहाँ पे एक छोटा एंट्री मार सकते हैं। आपको लिखकर ये व्यू हो गया।